गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कितने लोग हैं जो इस महीने ज्वाइन हुए? रेज द हैंड। वेरी गुड। आप सबका ग्लोबल परिवार में स्वागत है। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दीज पीपल। वेलकम। मैं आज एक बहुत सिंपल टॉपिक पे बात करने आया हूं। जब हम लोग ग्लोबल कोलैबोरेटर में अपनी सफलता की यात्रा शुरू करते हैं तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक ही मकसद होता है, क्या? कि हमारे नेटवर्क में ज्वाइनिंग्स आनी चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए। जब हम किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, 5 स्टेप हैं जो हमारा गेस्ट जिनसे होकर गुजरता है और फाइनली सेल में कन्वर्ट होता है। पहला स्टेप क्या है? अप्रोच, यानी जब आप उसे इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद वो सेमिनार देखता है। सेमिनार देखने के बाद उसका क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग के बाद आप उसको फॉलो करते हैं, यानी उसका फॉलोअप होता है और उसकी ज्वाइनिंग करते हैं। पहला स्टेप इसमें क्या है? अप्रोच, यानी कि इनविटेशन। 5 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अप्रोच ही है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर अप्रोच अच्छा है तो 4 स्टेप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे पहले यही सीखना होता है, हाउ टू अप्रोच या हाउ टू इनवाइट। हमें अपने गेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनवाइट करना है। आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। द टॉपिक ऑफ टुडे इज हाउ टू अप्रोच। हमें अपने गेस्ट को अप्रोच कैसे करना है। मैंने अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी अपलाइन से कहते सुना है, हमारे गेस्ट आते नहीं हैं, हम अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट करें। हमारे गेस्ट हमें टाइम दे देते हैं, हम खड़े रहते हैं, गेस्ट आते नहीं। हमारे गेस्ट एमएलएम कंपनी के नाम से दौड़ते हैं। हमारे गेस्ट एमएलएम कंपनी को लेके नेगेटिव हैं। क्या ये समस्याएं आपकी भी हैं? तो मैं इन्हीं समस्याओं को सोल्व करने के लिए आया। एक्चुअल में अप्रोच सबसे आसान चीज होती है, हम इसे मुश्किल बना देते हैं। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, सिर्फ हमें लोगों को समझना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस को अपने दोस्तों को, मित्रों को ऑफर करना है। वो लोग आते हैं नहीं आते हैं, ये सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बिजनेस को ऑफर करते वक्त आपका इस बिजनेस को लेकर नजरिया क्या है, किस नजरिए से आप इस बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं। बिजनेस ऑफर करते वक्त आपका एटीट्यूड क्या है, बिजनेस ऑफर करते वक्त आपका एटीट्यूड क्या है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस लेते वक्त आपका एटीट्यूड क्या था। With what attitude we have taken this business? हमने किस एटीट्यूड से इस बिजनेस को लिया, या हमने क्या सोच कर ये बिजनेस ज्वाइन किया। क्योंकि माइंड इट माई फ्रेंड्स, जो आपके पास है आप वही दूसरों को देते हैं। ओके? जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को दे भी नहीं सकते। तो फर्स्ट वी शुड डिस्कस व्हाट वी हैव इन
कंपनी कानूनी तौर पे सही चल रही है? कंपनी को चलाने वाले कौन लोग हैं? क्या उनके पास उतना एक्सपीरियंस है कि वो कंपनी को दूर तक ले जा पाए? और अगर आपको माइंडेड में ये अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये कंपनी दुनिया के अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में है, अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये कंपनी आगे बहुत दूर तक जाने वाली है, अगर आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत ब्राइट है, अगर आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगली शिफ्ट है, अगर आपको समझ में आ जाए कि यहां से आपके सपने 100% पूरे होंगे, आप इतनी एजुकेशन, इतनी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि इस बिजनेस में कामयाब हुआ जा सकता है और इसमें किसी को कामयाब किया जा सकता है, जब वो स्टेज आपके पास आ जाए, बिलीव में लोग आपके कहने पे 16,000 क्या 16 लाख भी खर्च कर देंगे, लेकिन वो बिलीफ, वो विश्वास, वो भरोसा आना चाहिए। आएगा कैसे? उसके लिए आपको कंपनी की सारी एजुकेशन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, आपको कंपनी को समझना चाहिए, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, आपको प्रमोशन सेरेमनी अटेंड करनी चाहिए, आपको उन सभी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना चाहिए जिन्होंने यहां से कुछ अचीव किया है। सुमित को जानते हैं आप? अपना घर बार छोड़कर वो सोनीपत में बैठा हुआ है। क्यों? कोई कब अपना घर बार छोड़ के फुल टाइम इस काम में लगेगा जब उसे पूरा भरोसा होगा, नहीं तो कोई छोड़ सकता है? सुग्रीव अपना सब घर बार छोड़ के रोहतक में लगा हुआ है। सरबजीत अपना कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ फुल टाइम कंपनी में काम करता है। मैं ये सिर्फ 3 लोगों के नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लेना मुश्किल है इस क्लास के अंदर, जो पूरे फेथ के साथ अपना सब काम छोड़ के सिर्फ इस काम को कर रहे हैं, और वो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनके पास वो भरोसा, और वो भरोसा है और उन्होंने काम किया और उनके रिजल्ट उनके पास है। आप किसी से भरोसा उधार नहीं ले सकते, भरोसा आपका सिर्फ अपना होता है। इसलिए आप अपनी पूरी इंटेलिजेंसी छोड़ दो, सच पता करने दें, अपने विश्वास को ढूंढने में। एक बार तुम्हें इस बिजनेस पे विश्वास हो गया, एक बार अगर तुम्हें इस कंपनी पे विश्वास हो गया, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, लोग आपके पीछे कतार लगा के खड़े हो जाएंगे। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे एक अंकल हैं मिस्टर राम, उनकी अपनी धागों की फैक्ट्री थी, धागे बनाने की। उनके दोस्त हैं मिस्टर हेमंत। मिस्टर राम अपनी धागे की फैक्ट्री से 20-25 हजार महीना कमा लेते हैं। हेमंत ने मिस्टर राम से कहा कि मेरे बेटे को भी तुम स्टैंड कर दो, क्योंकि हेमंत ने कहा मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, तुम इसे अपने साथ अगर बिजनेस में सेट कर सको या बिजनेस शुरू करा सको कोई इसको। मिस्टर राम ने हेमंत को कहा ठीक है 2 लाख रुपए अरेंज करके दो, मैं तुम्हारे बेटे की फैक्ट्री लगवा देता हूँ। क्या लगता है आपको, हेमंत 2 लाख रुपए अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? तुम 100% करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने राम की बात में राम का भरोसा देखा है, राम की आंखों में विश्वास देखा है, धागे के काम को लेकर कॉन्फिडेंस देखा है। ये सुनो, वो विश्वास हेमंत को दोबारा सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। उसने ऑन द स्पॉट 2 लाख रुपए अरेंज किए और राम के हाथ में दे दिए, मेरे बेटे की फैक्ट्री लगवा दो। वही विश्वास अगर आपके पास इस काम को लेके होगा, कोई क्या 16,000 रुपए नहीं खर्चेगा आपके लिए? खर्चेगा। यस। तो पहली चीज क्या है? बिजनेस पर फेथ आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विद व्हाट एटीट्यूड यू हैव टेकन दिस बिजनेस इन योर हैंड। किस एटीट्यूड से आपने इस बिजनेस को लिया है, क्योंकि जिस एटीट्यूड से आपने इसको लिया, आप उसी एटीट्यूड से आगे ऑफर भी करने वाले हैं। अगर आपका भरोसा अधूरा है तो वो अधूरापन भी अप्रोच में जाएगा, अगर आपका विश्वास अधूरा है तो वो भी अप्रोच में जाएगा। और सामने वाला क्यों एक ऐसे आदमी पे पैसा लगाएगा जिसे खुद पे विश्वास नहीं? 16,000 क्या कोई 1600 भी नहीं लगाएगा? यस नो? तो इसलिए आज से पहला काम यह है कि अपना विश्वास इकट्ठा करो, जितना वक्त लगा सकते हो लगाओ, और जब भरोसा हो जाए कि ग्लोबल कोलैबोरेटर विश्व की बेहतरीन भूमि पर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद काम शुरू करना। वैसे भी अगर आप अधूरे विश्वास से किसी को यहाँ पर लाते भी हैं तो आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, मत कीजिए। ये ग्लोबल कोलैबोरेटर के कल्चर में नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग, विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड ऑफर दिस बिजनेस। किस एटीट्यूड से आपको ये बिजनेस आगे ऑफर करना चाहिए? देखो दोस्तों, देना भी एक कला है। जब आप किसी को कुछ देते हैं और उसकी वैल्यू उसे रियलाइज नहीं कराते हैं तो आपका देना बेकार हो जाता है। सामने वाले को रियलाइज होना चाहिए कि उसे क्या मिल रहा है। पहले आप समझो कि आप उसे क्या देने चाह रहे हैं। आप उसे एक अवसर देने जा रहे हैं कि वो चाहे तो अपना जीवन यहाँ बदल सकता है, वो चाहे तो यहाँ लाखों कमा सकता है, वो चाहे तो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन सकता है जो स्टेज पर आकर हजारों लोगों के सामने बिना हिचके, बिना डरे बोले।
वो चाहे तो वो ऐसा काम कर सकता कि बहुत सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट में लाइन लगा के खड़े हो जाएं। वो चाहे तो यहाँ बहुत सारे दोस्त बना सकता है। आप एक ऐसा ऑफर उसको देने जा रहे हैं। जब आप ऐसा बिजनेस दूसरों को ऑफर करने जा रहे हैं तो उस समय आपका उन्हें ये बिजनेस ऑफर करते हुए किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए वो समझने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले ये समझें कि जिन्हें आप ये बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नजरिया क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जिन्हें आप बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं। मैंने कुछ महीनों पहले टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी। उसमें एक लड़की लोगों को पर्चे बांट रही थी, शायद डोनेशन के लिए थे। तो लोग पर्चा लेते थे और ऐसे फेंक देते थे बिना पढ़े। तभी एक आदमी स्कूटर पे आया, उसने उसको बोला कि इन लोगों को ऐसे पर्चे मत दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे देने चाहिए। उसने एक पर्चे को लिया और अच्छे से मरोड़ दिया ऐसे, और मरोड़ के दे दिया। जिस आदमी को मरोड़ के दिया बड़ा हैरान सा हुआ, क्यूरियस हुआ। उसने पर्चे को सीधा किया, पढ़ा और उसके बाद फेंक दिया। बाहर जो लोग हैं इन्हें आप कोई चीज सीधे तरीके से, आसान तरीके से देंगे, इन्हें हजम नहीं होता। इन्हें आदत है मुड़ी चीजों को सीधा करके पढ़ने की। कुछ साल पहले की बात है, न्यूज़पेपर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी कि एक आदमी ने ITO चौक पर दिल्ली में 500 के नोट बांटने शुरू कर दिए थे। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया, किसी पंडित ने उसको बोला होगा। तो जब वो 500 के नोट बांट रहा था लोग ले ही नहीं रहे थे, लोग डर रहे थे। वो 500 रुपए नहीं ले रहे थे। वो इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई 2 रुपए नहीं बांटता। भिखारी भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल से चवन्नी निकाल के देते हैं, ऐसा ना। अब एक आदमी 500 के नोट बांट रहा है, कैसे विश्वास करेंगे वो? उसकी भी यही गलती थी। जिस देश में लोगों को ये आदत हो कि दिन रात मेहनत करके अगर वो 500 रुपए की मजदूरी करते हैं तो उसमें भी लोग उन्हें 400 रुपए देते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि चल यार 400 तो आए। उन्हें कोई 500 रुपए फ्री में देगा तो कैसे लेंगे वो? इसलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिन्हें आप बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं कि वो कैसी सोच रखते हैं। उन्हें कुछ भी मुफ्त में देने की कोशिश करोगे, उन्हें बात हजम नहीं होने वाली। उन्हें तो ये सुनने की आदत है कि लोग उनकी डिमोशन की बात करें, तरक्की की नहीं। वो तो ये जानते हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो हमारी तरक्की से खुश नहीं होते। वो तो ये जानते हैं कि लोग अपने काम की सफलता का राज दूसरे को नहीं बताते। वो तो ये जानते हैं कि अगर आप किसी को कहेंगे कि मुझे भी कहीं काम पे लगवा दो तो कोशिश करेगा कि कभी काम पे लगे ही ना। उन्हें आप जाके बोलें कि आपके लिए बड़ा शानदार बिजनेस है, आओ तुम्हारी जिंदगी बदलें, तो उनके लिए तो एक हैरान करने वाला स्टेटमेंट है ना। इसलिए समझना पड़ेगा कि वो क्या सुनना चाहते हैं। एक गांव में एक किसान था, उसका नाम था रामलाल। रामलाल जब अपने खेतों में हल चला रहा था तो उसका हल एक मेटल यानी धातु से टकरा गया। जब धातु से टकराया तो उसने वहां पे खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की तो क्या देखता है कि वहां तो एक सोने की खान है। उसने सोचा कि इससे पहले कि राजा को पता चले मैं अपने लिए पहले सोना निकाल लेगा। वो जितना सोना निकाल सकता था उसमें से उसने निकाला। रामलाल एक अच्छा आदमी था, उसने सोचा कि मुझे अपने जो क्लोज लोग हैं, जो बहुत करीब के लोग हैं, रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे सगे संबंधी और मेरे प्यारे दोस्त, मैं उनको भी ये सोना दे देता हूँ। उसने उनको बुलाया और उन्होंने भी बड़ा सारा सोना निकाला। वो भी चले गए निकाल के, लेकिन वो तो सोने की खान थी, अथाह सोना था उसके अंदर। फिर रामलाल को लगा कि अब मुझे जो दूर दराज के दोस्त हैं उनको भी बोलना चाहिए कि सोना ले लो। उनके एक दोस्त थे श्यामलाल, उन्होंने उसको खत लिखा। पास गांव में रहता था कि श्यामलाल पहली ट्रेन पकड़ो, घर आ जाओ, मेरे घर में सोने की खान निकली है और सोना ले जाओ। श्यामलाल ने खत पढ़ा, उसने कहा रामलाल मुझे बेवकूफ बना रहा है, सोने की खान निकलेगी तो क्या मुझे बताएगा। वो नहीं आया तो नुकसान तो श्यामलाल का है, लेकिन रामलाल की भी एक मिस्टेक है। उसे समझना चाहिए था कि वो अवसर किस तरह से दे रहा है। श्यामलाल भी अपनी जगह ठीक था, भला किसी के घर सोने की खान निकले तो कौन दूसरे को बताता है, उसको हजम नहीं हुई बात। हमें भी यही करना है। ये हम जानते हैं कि ग्लोबल कोलैबोरेटर सोने की खान है, ये हमने महसूस किया है। आप दूसरों को कैसे महसूस कराएंगे, ये थोड़ी समझदारी वाला मामला है। अगर आप सीधा सीधा किसी को कहेंगे हमारे पास सोने की खान है, आओ सोना ले जाओ, उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट कभी नहीं सुने। अगर रामलाल ने श्यामलाल से ये कहा होता कि श्यामलाल पहली ट्रेन पकड़ो, यहाँ आ जाओ, घर में हमारे खुशी है या हमारे बेटे की सगाई है, तुम जल्दी आ जाओ, वो आ जाता, उसे कहता ये लो सोने की खान, सोना ले जाओ।
देख के तो विश्वास आ ही जाता ना उसको। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने गेस्ट को यहां तक बुलाना है, यहां बुलाना है, और उसके बाद जब वो यहां आएगा उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सोने की खान है, और वो आपके साथ जुड़ जाएगा। तो पर्पस क्या है? लोगों को यहां तक इनवाइट करना। पर्पस क्या है? लोगों को प्रेजेंटेशन तक पहुंचाना, क्योंकि प्रेजेंटेशन पहुंचने से पहले वो ये जज नहीं कर सकते कि वो सोने की खान है या नहीं है। ये तो प्रेजेंटेशन ही बताएगी कि ये सोने की खान है या नहीं है। तो आपको किस एटीट्यूड से लोगों को बिजनेस ऑफर करना चाहिए? किस एटीट्यूड से? मान लीजिए कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए। उस कंपनी में सुपरवाइजर पोस्ट के लिए 2-3 सीट खाली है। आपका एक दोस्त आपसे कहता है कि भाई मुझे लगवा दो, 4,000 तनख्वाह है सुपरवाइजर की, भाई मुझे लगवा दो। आपने मन में सोचा चलो इसको लगवा देते हैं। इस समय आप उसकी जॉब लगवाने जा रहे हैं, किस तरह का एटीट्यूड होगा आपका? जानते हैं आप अपने उस दोस्त से क्या क्या उम्मीदें करेंगे? आप उम्मीद करेंगे कि अगर मैं सुबह से 10 बजे का टाइम दूं तो ये ठीक 9:45 पे मेरे घर होना चाहिए। आप उससे उम्मीद करेंगे कि अगर ये बाई चांस 10 बजे नहीं आया तो मैं सीधा ऑफिस चला जाऊंगा और उसे दोबारा पलट के फोन नहीं करूंगा। आप उम्मीद करेंगे कि जब वो उसको जॉब दिला दो तो वो 4 बार थैंक यू बोले। बाई चांस वो दोस्त अगर 10 बजे नहीं आया, आप ऑफिस चले जाएंगे बिना देर किए, और जब आप शाम को वापस आएंगे तो आप उसे फोन भी नहीं करेंगे। जब वो शाम को खुद आएगा कि भाई साहब मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसे कम से कम रियलाइज कराएंगे, भैया ऐसे नौकरी नहीं मिलती, वो चली गई 3 सीटें, ऐसे ही बोलेंगे ना? या आप उसे कम से कम डांटेंगे जरूर, ऐसा करेंगे ना? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके अंदर एहसास है कि मैं इसे कुछ देने जा रहा हूं, मैं इसे 4,000 की नौकरी देने जा रहा हूं। जब 4,000 की नौकरी का एक अवसर देने के लिए आपका ये एटीट्यूड है, तो ग्लोबल कोलैबोरेटर की अपॉर्चुनिटी देने के लिए कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां वो चाहे तो लाखों रुपया महीना कमा सकता है। देखो, आपका काम अवसर देने का है। जॉब देते वक्त भी आप उसकी पूरी गारंटी थोड़ा लेते हैं। आपने उसको जॉब दी, 4,000 की नौकरी पे वो लगा, उसके बाद उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है कि वो वहां से चाहे तो मैनेजर बन जाए, या उसका निकम्मापन है कि वो बाहर चला जाए। सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। ठीक वही बात यहाँ भी है। यहाँ भी आदमी को इस कर्म भूमि पे खुद को साबित करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो खुद को साबित करेंगे और अपने आप को वहां पहुंचा देंगे जहां सारे सपने पूरे होते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या मिस्टेक करते हैं? लोगों से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, भाई मेरी खातिर प्लीज आ जाओ, सेमिनार देख लो। अब बाई चांस आदमी ने 10 बजे का टाइम दिया और वो आया नहीं, आप उसे खुद ही फोन कर देते हैं, आपका मैं इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। जरूर आपको कोई काम पड़ गया होगा। क्या काम पड़ गया था आपको? वो बोलेगा मेरे पड़ोसी का भैंस चोरी हो गया था, मैं चला गया ढूंढने। आप कहेंगे ओहो बड़ी दुख की बात है, कोई बात नहीं, मैं कल आपका फिर इंतजार करूंगा, आप कल 10 बजे आ जाना। अगले दिन वो फिर 10 बजे नहीं आया, फिर आप फोन करेंगे, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप पहुंचे नहीं। जरूर परेशानी हो गई होगी आपको, क्या हुआ था? वो बोलेगा उसकी भैंस मिल गई थी तो मैं बधाई देने चला गया। वो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता है, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे डांटे, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसे रियलाइज कराएं कि उसने आपका वक्त खराब किया है। अगर वो आदमी जिसकी आप नौकरी लगवाने जा रहे हैं 4,000 रुपए की, वो पहले दिन 10 बजे नहीं आया, अगर आपने उसको फोन कर दिया वापस कि यार क्या बात, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आपको नौकरी नहीं चाहिए, आप आए नहीं, मैं आपकी वेट कर रहा था, चलिए बताइए आप कब आ रहे हैं, कल आएंगे आप? वो बोलेगा हाँ सर मैं कल आऊंगा 10 बजे। वो कल फिर नहीं आया, आपने फिर फोन कर दिया उसको कि यार तुम आए नहीं यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या चक्कर हो गया था? सर ये दिक्कत हो गई थी। चलो ठीक है, कल मैं सुबह खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। ऐसे तो नौकरी मिलेगी नहीं तुम्हें। जानते हो वो क्या सोचेगा? वो ये नहीं सोचेगा कि उसे 4,000 की नौकरी मिल रही है, पहले ये सोचना शुरू कर देगा इसका क्या फायदा है, ये क्यों इतना परेशान हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसे सोचते हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए ना कि लोग कैसे सोचते हैं तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो उसके लिए डिजर्व भी करते हैं। उनको वही भाषा बोलो जो वो समझते हैं। ऐसी भाषा बोलोगे जो वो समझते ही नहीं है तो लोग नहीं आएंगे।
आपको अपने बिजनेस को ऑफर करते वक्त अपना एटीट्यूड तो ऊपर रखना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही करता था, ऐसा होता सबके साथ में। मैंने किसी को टाइम दिया और कोई नहीं पहुंचता था 10 बजे, मैं उसी समय फोन करके उसे झाड़ लगा देता था अच्छे से। मैं पागल हूं क्या तुम्हारा वेट कर रहा हूं? मेरा टाइम बहुत कीमती है। वो कम से कम 10 बार माफी नहीं मांग लेता था ना, तो मैं उसको काम नहीं दिखाता था। आप सोच के देखो, जब आप किसी से ऐसे बात करें तो वो कैसा जवाब देगा? वो आपसे जरूर करेगा आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। आप अपनी वैल्यू उसको रियलाइज कराओ, उसे एहसास कराओ कि वो किसी ऐसे आदमी का टाइम वेस्ट कर रहा है जिसके टाइम की कीमत है। अगर आप अपनी टाइम की खुद कीमत नहीं लगाएंगे, दूसरे कैसे लगाएंगे? तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या है? विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड टेक दिस बिजनेस। और दूसरा पॉइंट क्या है? विद व्हाट एटीट्यूड यू शुड गिव दिस बिजनेस। किस एटीट्यूड से आपको बिजनेस लेना चाहिए और किस एटीट्यूड से बिजनेस देना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? अब मैं आता हूं इस एटीट्यूड के साथ। अब हम अपने दोस्तों को कैसे इनवाइट करेंगे? आप सब लोगों ने लिस्ट तो बनाई होगी, बनाई लिस्ट सबने? इस बिजनेस में लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जितने भी सफल लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास बड़ी लिस्ट थी। आपको याद होगा आपने अपनी लिस्ट को 4 पार्ट में तोड़ा था। नंबर 1 हॉट मार्केट, नंबर 2 वार्म मार्केट, नंबर 3 कोल्ड मार्केट और नंबर 4 फ्रेश मार्केट। सबसे पहले मैं आता हूँ हॉट मार्केट पर। हॉट मार्केट और वार्म मार्केट ऐसी होती हैं जिसमें आपकी पर्सनल इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में इमेज अच्छी है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर वहां पर इमेज ऐसी है कि ये आदमी बहुत चालू है, टोपी घुमाता है, इधर से उधर करता है, तो काम मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके करीब हैं और आपको अच्छे से जानते हैं। कौन? हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट। इस बिजनेस में वो लोग जो इनोसेंट होते हैं, उनकी ये इमेज है कि ये तो सीधा आदमी है, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जब वो किसी को बोलता है ना कि आओ तुम्हें काम दिखा के लाता हूँ, लोग उस पर विश्वास करते हैं कि कम से कम ये किसी को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जो लोग चालू होते हैं, पैसे लेके लौटाते नहीं है, इधर का माल उधर कर देते हैं, तो जब वो किसी को बुलाते हैं लोग पहले से शक की निगाह से देखने लग जाते हैं, फिर टॉपिक घुमाने जा रहा है। तो इस मार्केट में आपकी इमेज और रिलेशनशिप पर बहुत डिपेंड करता है कि ये लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट आपको ज्यादा जानती नहीं होती, इसलिए इनका ज्वाइन करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन लेते हैं, कितना अच्छे एटीट्यूड से आप उन्हें इनवाइट करते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आंखों में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ये सब चीजों पे मैटर करती है क्या? कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट। तो मैं हॉट मार्केट और वार्म मार्केट पे आता हूँ। पहले इसको समझो। जब मैं MLM करता था, मैंने हॉट मार्केट में अपने मासी के बेटे को इंट्रोड्यूस किया था। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था उसके साथ। पहली बार समझो हॉट मार्केट होती क्या है। हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जिन्हें अगर आप आधी रात को भी आवाज दें तो वो आपके लिए खड़े हो, यानी आपके सबसे ज्यादा करीब, जो आप पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। मेरी हॉट मार्केट में मेरी मासी का बेटा, हॉट मार्केट को इन्वाइट करने के लिए कोई रूल नहीं बना। मैंने जब अपनी मासी के बेटे को इनवाइट किया था तो मैंने सिर्फ इतना किया था, मैंने शाम को स्कूटर उठाया और सीधा उनके घर चला गया। सीधा कर गया। मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरा विजन पूरी तरह से क्लियर था और बिजनेस से बहुत कॉन्फिडेंस था। मैं समझ चुका था कि आने वाले टाइम का बिजनेस है। मैंने कहा ये भाई जल्दी कपड़े में आ। कहता क्या हुआ? मैंने कहा बहुत अल्टीमेट काम देख के आया, अगर हम दोनों मिलकर करेंगे ना लाखों छाप सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिलकर करें। कहता काम क्या? काम तो बता। मैं काम नहीं बताऊंगा, चलना पड़ेगा कल। कहता नहीं पहले काम बता। मैं मुझे भरोसा है कि नहीं है? कहता है। मैंने कहा फिर कल चलना पड़ेगा, कल तू दुकान पे नहीं जाएगा, मेरे साथ चलेगा, बस ये समझ ले कि काम बहुत बढ़िया है। उसने मेरे को थोड़ा सा प्रेशर दिया। मैंने बोला देख चलना है कि नहीं चलना है, काम वही बताऊंगा। क्योंकि मैं भी अनाड़ी था, तो मैंने ऐसी अप्रोच की थी सीधा। वो बंदा रेडी हो गया। अगले दिन उसने जाके मेरे साथ सेमिनार देखा और उससे नेक्स्ट डे उसने ज्वाइन भी कर लिया था। तो हॉट मार्केट के लिए कोई रूल नहीं है, उन्हें तो कान पकड़ के भी ज्वाइन कराया जा सकता है, वो तो आपके कहने पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी ये बात जरूर बोलना कि देखो मेरी वजह से नहीं ज्वाइन करना है, अगर तुम्हें लगे कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है तब ज्वाइन करना। क्योंकि अगर उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी कैसी है, खाली आपकी खातिर ज्वाइन कर लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे और बाद में आप पे एहसान भी रखते रहेंगे। इसलिए उन्हें भी रियलाइज करा के ज्वाइन कराना है। सेमिनार में पहुंचाने तक आप अपने हक का इस्तेमाल करो, सेमिनार के बाद नहीं। उसके बाद उसे बोलो तुम्हें लगता है तो करो, तुम्हें नहीं लगता तो मत करो, मेरे लिए मत करो। क्योंकि जब उसे एहसास होगा कि ये काम बहुत अच्छा है वो तभी काम करेगा। आपको उसकी सेल से क्या 700-800 रुपए चाहिए? आपको उसकी लाइफ बदलनी है। आपको खुशी तब होगी जब आपका कोई सगा संबंधी लाखों रुपए कमाए, और वो लाखों तब कमाएगा जब वो अपॉर्चुनिटी को समझेगा, नहीं तो काम ही नहीं कर पाएगा।
वार्म मार्केट में गिविंग एटीट्यूड दिखाना पड़ता है। वार्म मार्केट में मेरा एक दोस्त था अमित को मैंने फोन किया, मैं कहा हाय अमित, हाउ आर यू। बहुत पहली चीज है कि आपकी आवाज में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। देखो एक बात बताओ, अगर किसी को कोई जॉब मिल जाए, जो खाली था अचानक जॉब मिल जाए 5,000 10,000 की, उसके आवाज, उसकी बात कैसी हो जाएगी? जस्ट फील इट, कैसी हो जाएगी? पूरी जोश में होगी, एक्साइटमेंट में होगा, वो हर बात बड़े एक्साइटमेंट में कर रहा होगा। क्यों? उस दिन अचीवमेंट का डे है। आपको एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी अपने सपने पूरे करने वाले हैं और आपको विश्वास है उसमें। विश्वास अगर है तो आपकी बात में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। अगर वो चीज आपके गेस्ट ने नोटिस कर ली ना, तो समझ जाएगा कि इसकी बात में दम है, इसे जरूर कुछ मिल गया है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और आप अगर डर डर के बोल रहे हैं, और डर डर के आप तब बोलेंगे जब आपने बिजनेस ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो भी वो नोटिस कर जाएगा। तो मैंने अमित को सीधा फोन किया और मैंने बड़ी एक्साइटमेंट बोला, मैंने कहा हाय अमित, क्या कर रहा है? कहता कुछ नहीं, खाली हूँ। मैं कितना सैलरी दे रहा? कहता 8,000। मैंने कहा एक ऐसा काम देखा है तेरे लिए कि तू कम से कम 20,000 में महीना कमा सकता है, और तू कमा सकता है, मैं जानता हूँ, और तेरे लिए बिल्कुल फिट है। मैं अगर करना है तो बता। जब मैंने उसको ये बात बोली तो वो थोड़ा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मेरी आवाज में पहले एक्साइटमेंट थी कि काम क्या, कैसे है, बताओ तो सही। मैं कहो तुझे मिलने में बताऊंगा, तो एक काम कर, परसों अपनी ऑफिस की छुट्टी कर ले, हम दोनों चल रहे हैं। काम क्या है, काम तो बता। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, फेथ है कि नहीं है, नहीं आना तो छोड़ रहने दे। मैं ये बात बड़ी जल्दी बोलता था। जैसे मैंने बोला छोड़ रहने दे, कहता नहीं मैं आ जाऊंगा। मैं छुट्टी कर सकता कि नहीं कर सकता? कहता है मुश्किल है। मैंने कहा शाम तक बता दियो, अगर तू नहीं आया तो मैं अकेला चला जाऊंगा। शाम को फोन आ गया, मैं छुट्टी कर रहा हूँ, चलते हैं। सिर्फ एटीट्यूड, कोई कन्विंसिंग की जरूरत नहीं। मैंने उससे वैसी बात की जैसी वो उम्मीद कर रहा था। अगर मैं हल्की सी भी कन्विंसिंग मारता कि नहीं नहीं तो प्लीज छुट्टी कर, तुझे मजा आ जाएगा, देख मेरी खातिर चल, यही कर, वो कभी नहीं करता। हम यही गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? सिर्फ एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है। वार्म मार्केट में हमेशा एटीट्यूड रखो। अब हम आते हैं कोल्ड और फ्रेश मार्केट में। कोल्ड और फ्रेश मार्केट आपकी प्रेजेंटेशन और ड्रेस कोड पे आती है। प्रेजेंटेशन और ड्रेस कोड क्या है? कोल्ड मार्केट अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक आवाज पे आ जाए, तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस मतलब बदलाव। दो तरह के चेंज होते हैं, इंटरनल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। इंटरनल चेंज मतलब आंतरिक बदलाव, और एक्सटर्नल चेंज मतलब बाहरी बदलाव। पहले मैं एक्सटर्नल चेंज की बात करता हूँ। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, ऊपर से नीचे तक शुरू हो जाओ। सबसे पहले आओ बालों पर, हेयर कट। आपको अपने आप को ऐसा बदलना है कि जो लोग आपको देखते हैं, जो कोल्ड मार्केट है आपकी, जिनसे सिर्फ राम राम नमस्ते है, वो आपके चेंज को एक नजर में नोटिस कर लें। उन्हें लगे कि आपका कोई बेहतर चेंज आया है, और जैसे उन्हें लगेगा कि बेहतर चेंज आया, वो जरूर आपसे पूछेंगे, क्योंकि उससे पैदा होती है क्यूरियोसिटी। क्या नाम है आपका? बाबूराम जी। बाबूराम जी कहाँ रहते हैं आप? रोहतक में रहते हैं। आपके आसपास एरिया में कोई ऐसा आदमी है जिसे आप जानते हो जो बहुत रईस है, बहुत अमीर है? नाम उसका बताओ जी। आपके आसपास नथुराम जी हैं? नथुराम जी गाड़ी वाड़ी है उनके पास बड़ी? अच्छा, नथुराम जी ने कभी आपको खुद आके बताया कि उनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत अमीर है? नहीं बताया। फिर आपको कैसे पता? लोग उसके पास चल जाते हैं। आपको कैसे पता नथुराम अमीर है? उसका लाइफस्टाइल देख के, उसकी गाड़ी देख के, उसका बातचीत करने का तरीका देख के ऐसे ही पता लगाते हैं ना। कोई रईस किसी को आके थोड़ा ना बताता कि मैं रईस हूँ। यस, ठीक इसी तरह से आपको भी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास क्या है। आपकी चाल, आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपका बात करने का तरीका, उससे लोगों को ये जजमेंट होना चाहिए कि आपके पास कुछ है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दिस इज द ओनली वे टू कन्वे योर मैसेज कि व्हाट यू हैव इन योर हैंड। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा। पहला क्या है? एक्सटर्नल चेंज, और दूसरा क्या? इंटरनल चेंज। पहले एक्सटर्नल चेंज की बात करते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाओ। सबसे पहले हेयर स्टाइल चेंज करो, एक अच्छा हेयर स्टाइल। मैं टपोरी टाइप नहीं कह रहा हूँ कि लंबे बाल कर लो, छोटा कट कर लो। अच्छा चेंज, किसी अच्छे हेयर ड्रेसर के पास जाओ और हेयर कट अपना चेंज करो। हेयर स्टाइल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेयर स्टाइल सबसे जल्दी नोटिस में आता है। आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे लोग जल्दी नोटिस करते हैं। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो अपनी दाढ़ी को ट्रिमिंग कराइए, और अगर आप क्लीन शेव हैं तो आप पहले 3 दिन में अगर शेव करते थे तो आप डेली शेव कीजिए। उसके बाद नेक पे आ जाओ। हमने ड्रेस कोड क्या रखा है?
आप लॉजिक जानना चाहते हैं हमने टाई क्यों रखा है? पहला लॉजिक ये है कि हमारे देश में 95% लोग ऐसे हैं जो टाई नहीं लगाते हैं, ओके? 5% होंगे जो जॉब वगैरह में जो टाई पहले से लगाते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो टाई नहीं लगाती है। जैसे ही आप टाई लगाएंगे आप नोटिस में आ जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि जब भी हमारे देश में किसी को टाई लगती है तो लोग समझते हैं कि इसकी जॉब लग गई है, कहीं लग गया है। यस, यानी क्यूरियोसिटी जगाने में ये 2 पॉइंट बहुत बढ़िया है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाई लगाने के पीछे ये है कि इस टाई से आपका ड्रेस कोड अपने आप तैयार हो जाता है। कैसे, मैं समझाना चाहता हूँ। ये टाई आप किस पे लगाते हैं? क्या आप टी शर्ट पे लगा सकते हैं? कुर्ते पे लगा सकते हैं? किस पे लगाएंगे? शर्ट पर। और शर्ट भी कौन सी? फॉर्मल। एक फॉर्मल शर्ट पे टाई लगाई जा सकती है, ओके? आप एक अच्छी सी शर्ट लें जो फॉर्मल हो। फॉर्मल में प्लेन शर्ट आती हैं या इस तरह की बारीक लाइनिंग्स, ओके? ये भी फॉर्मल शर्ट है। बहुत मोटे और बड़े चेक्स पे टाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए चेक शर्ट्स को अवॉइड किया कीजिए। तो टाई हमेशा किस पे लगती है? फॉर्मल शर्ट पे लगती है। अब आपने टाई पहन ली, शर्ट पहन ली, नीचे क्या पहनेंगे? पजामा? हेलो, पजामे पे तो नहीं पहना जा सकता। जीन्स पहनेंगे? निकर पहनेंगे? ऑब्वियसली आपको एक पैंट पहनना पड़ेगा, वो भी फॉर्मल, ओके? आपने फॉर्मल पैंट पहना, टाई लगाया, शर्ट को आपने अंदर टैग किया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक बेल्ट लगाना पड़ेगा अच्छा सा। यस, आपने टाई लगाया, उसकी वजह से आपने शर्ट पहनी, पैंट पहनी और फिर बेल्ट लगाई। नीचे क्या पहनेंगे? हवाई चप्पल लखाने की या अंगूठे वाली चमड़े की चप्पल? स्पोर्ट शू? फिर क्या? लेदर के शूज, वो भी शाइन करते हुए। और हाथ में एक बैग ले लीजिए, बस एक बैग, और 2 पेन यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद अपने घर से निकलिए। फिर देखिए क्या होता है। आसपास के लोग सब परेशान हो जाएंगे। एक दिन आपको देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, धीरे धीरे करके आपके पास आने लग जाएंगे। क्या बात है, आजकल बड़ा टाई, पैंट, शर्ट, हाथ में बैग, परफ्यूम लगी हुई है, हाथ में मोबाइल है, कहाँ जाता है, कहाँ लग गया है, कुछ हमें बता। वो पूछेंगे क्या हुआ, बोलेंगे चेंज क्यों? आप उन्हें यहाँ ला के बताना यूं। Yes or no? So this change is very important. आपको अपने अंदर एक एक्सटर्नल चेंज लाना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलने का तरीका, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। ये नहीं कि आपने टाई, पैंट, शर्ट लगाया हुआ और आप इन ऑकवर्ड पोज में किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं या चौतरे पे बैठे हुए हैं, या आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो जोर जोर से ठाके लगा के बात कर रहे हैं। आपको अपनी जो बात करने का तरीका है उसमें एक सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी। आपको हंसना भी जोर जोर से नहीं है, थोड़ी सी स्माइल काफी है, क्योंकि वो ये चेंजेस भी नोट करेगा। अगर ये चेंजेस नहीं आए ना तो वो बाद में आपका मजाक उड़ाएगा, ऊपर तो टाई पैंट पहन ली लेकिन अकल नहीं है। तो ये चेंजेस भी आपको लाना पड़ेगा। जब आप कहीं खाने के लिए बैठते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि सामान आपकी शर्ट पे गिर रहा है, टाई पे गिर रहा है, गाली गलोच नहीं करना है। ये इंटरनल चेंज भी दूसरे को जरूर इंप्रेस करते हैं। जब ये दोनों चेंजेस आपके अंदर आएंगे तो आपके सामने वालों के मन में क्यूरियोसिटी जागेगी कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, कैसे ये बदलाव आया। मैं अपने एक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को जानता हूँ, उनका नाम था तीरथ। तीरथ एक गांव से बिलोंग करते थे। उन्होंने आज तक कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी थी। उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैंट शर्ट और टाई खरीद लिया। गांव से वो कुर्ता पजामा पहन के ही आते थे। ऑफिस से पहले थोड़ी दूर वो अपने कपड़े चेंज करते थे और ऑफिस में आ जाते। जब ऑफिस से निकले वापस कुर्ता पजामा पहना और गांव पहुंच जाते। मुझे ये बात पता चली, मैंने उनको बुलाया। मैं कहा तीरथ जी, आपको मालूम है कि हमने ड्रेस कोड क्यों रखा है? आपके फायदे के लिए रखा है। मैं कहा आप रिच बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा पहले ये बात सोचो, अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो रिच वो लोग बनते हैं जिनके पीछे दुनिया चलती।
मैं विकास यहाँ जॉब करते हो? उसने कहा हाँ सर। मैं कहा रहते भी लुधियाना में हूँ? कहता नहीं सर, मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हुआ हूँ, तो पार्ट टाइम में यहाँ होटल में जॉब करता हूँ। मैं कहा कितनी तनख्वाह मिलती है विकास तुमको? उसने कहा सर 3500 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मैं विकास तुम कुछ और करना चाहते हो लाइफ में अच्छा बड़ा? कहते जी सर। मैं कहा तुम काफी मेहनती लग रहे हो, मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें तुम मेहनत करो तो अच्छे पैसे कमा सकते हो, 10-12 हजार रुपये महीना भी कमा सकते हो। आप ध्यान से देखो, मैंने किसी को भी बड़ी रकम नहीं बोली, मैं वो बोल रहा हूँ जो लोग समझ सकते हैं। अगर आप किसी को लाख रुपए बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। ये बहुत जरूरी है अप्रोच करते वक्त कि आप समझें कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। वो 3-4 हजार रुपए कमा रहा है तो वो 8-10 हजार से ऊपर हजम ही नहीं कर सकता। मैंने जब उसको ये बात बोली तो विकास ने कहा सर मैं जरूर करना चाहता हूँ। मैंने उसे अपना कार्ड दिया। मैं कहा मैं 2 दिन बाद सहारनपुर जा रहा हूँ। मैं कहा वहां पे मुझे मिलूंगा। आपको क्या लगता है वो आया कि नहीं आया? आया। कौन सी मार्केट थी मेरी? सिर्फ प्रेजेंटेशन में मेरी आपने अगर बात पे गौर फरमाया हो तो सिर्फ मेरा बात करने का तरीका बहुत हम्बल था और मैं तारीफ जरूर करता हूँ कि मुझे तुम बहुत मेहनती लग रहे हो। हर आदमी तारीफ से खुश होता है। अगर मैं उसे कह रहा हूँ तुम मेहनती लग रहे हो तो उसको एक रीजन मिला कि मैं उसे क्यों बुला रहा हूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है, मेरे मासी के बेटे वो आज यहाँ पे आए हुए हैं, मिस्टर अश्वनी। एक दिन रात को 11 बजे वो मेरे घर आए, बोले कि यार गेस्ट नहीं है, गेस्ट खत्म हो गए। मैं गेस्ट कभी खत्म नहीं होते। मैं कहा टाइम क्या हुआ है? कहते 11 बजे है रात के। मैं कहा चलो गेस्ट लेके आते हैं। हम नीचे उतरे। नीचे हमारी कॉलोनी के बाहर एक आइसक्रीम पार्लर है, वहां पे एक एम्प्लॉय रखा हुआ, उसने काफी चलती है वो दुकान, वो आइसक्रीम बेच रहा था। मैं कहा भैया चलो आइसक्रीम खाते हैं। हम दोनों ने 2 आइसक्रीम लिया। उस आइसक्रीम का रेट था 25 रुपए। मैंने 50 रुपए उसको दिए 2 आइसक्रीम के। उस लड़के ने मुझे 10 रुपए वापस कर दिए। मैंने कहा आप 10 रुपए वापस क्यों कर रहे हैं? आइसक्रीम का रेट तो 25 रुपए लिखा हुआ है। कहते नहीं सर, इस आइसक्रीम के ऊपर 5 रुपए का डिस्काउंट है। मुझे तो मौका मिलना था, मिल गया। मैंने बोला तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुम चाहते तो आसानी से 10 रुपए रख सकते थे, हमें तो पता ही नहीं चलता, फिर तुमने हमें 10 रुपए क्यों लौटा दिए? कहते सर आप हमारे परमानेंट कस्टमर हैं, हम आपको ऐसे थोड़ा ना चीट कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें यहाँ पे? कहते सर 4000 रुपये मिलती है। मैं कब से कब ड्यूटी करते हो? कहते शाम 6 से मैं 11 बजे रात तक ड्यूटी करता हूँ। मैं दिन में क्या करते हो? कहते सर दिन में मैं खाली होता हूँ। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें काम बताऊँ तो तुम करोगे? अगर तुम उस काम को भी करो दिन के टाइम में तो 5-6 हजार और एक्स्ट्रा कमा लो। उसके लिए वो 5-6 हजार भी बहुत थे। उसने कहा सर मैं जरूर करूँ, क्योंकि बात प्रैक्टिकल लग रही है ना। 5-6 हजार, मैं उसे 15-20 हजार बोलूँ तो कहेगा साहब आगे नशे में मेरे आगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन आदमी से बात कर रहे हो और उसको क्या चाहिए। आप अगर ये समझने में चूक गए कि सामने वाले को कितना चाहिए, अपने ज्यादा दे दिया तो भी प्रॉब्लम है, कम दे दिया तो भी प्रॉब्लम है। मैं करना है, ये रहा मेरा कार्ड, परसों मुझे 10 बजे फोन करके वहां जाना। फोन आ गया, फ्रेश मार्केट। यहाँ भी आप एक पॉइंट नोट करो, मैंने उसको तारीफ दी कि तुम बड़े ईमानदार हो। उसे कारण भी तो मिलना चाहिए कि साहब जी क्यों खुश हो रहे हैं, क्यों बुलाना चाह रहे हैं। उसे लगा मेरी ईमानदारी से खुश हुए और वो तारीफ देनी चाहिए। अप्रोच में कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, जैसे आपकी वाम मार्केट की बात करते हैं, तो इसमें ज्यादातर 3 क्लास होती हैं। कौन कौन सी? जॉब क्लास, बिजनेस क्लास और वेला क्लास यानी अनएम्प्लॉयड। जब आप किसी जॉब क्लास वाले आदमी से बात करें तो उससे इसी तरीके से बात करें जैसे जॉब जैसा ही कोई बिजनेस है। जब आप बिजनेस क्लास से बात करें तो बिजनेस की ही बात करें, और अनएम्प्लॉयड से तो कैसी भी बात करें सब चलेगा। जैसे मेरा दोस्त अमित, वो जॉब में था। मैंने जब उसे इनवाइट किया, मैंने उसे बताया, मैंने कहा सैलरी तो बहुत कम है लेकिन कमीशन बहुत ज्यादा है, आराम से 20-1 हजार आ जाएगा। अगर मैं उसे बिजनेस की बात करता तो कई लोग जॉब को लेके बहुत कट्टर होते हैं। कई लोग तो दुआइयां देते हैं ऐसी कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, हम तो जॉब क्लास फैमिली है। तो जब भी बात करो जॉब वाले से जॉब की, बिजनेस वाले से बिजनेस की। जैसे बिजनेस क्लास का मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर के सामने ही एक जनरल मर्चेंट की शॉप है, करियाने की दुकान जिसे बोलते हैं हम। वहाँ पे एक 30-40 साल के हमारे अंकल हैं, उनका नाम है दीपक, वो काम करते हैं। मैंने क्या बोला था, एक्सटर्नल चेंज आपकी कोल्ड मार्केट को इम्प्रेस करता है। मैं क्या किया, मैं फर्स्ट क्लास सूटेड बूटेड होके, टाई लगा के, फर्स्ट क्लास शर्ट पहन के, जूते चमकते हुए, हेयर स्टाइल चेंज, शैम्पू किया हुआ, क्लीन शेव, उनकी दुकान पे पहुंच गया। आज से पहले वो मुझे टी शर्ट, निकर, जीन्स में देखते थे, आज वो मुझे बिल्कुल चेंज देख रहे थे, हाथ में बैग था। मैं बोला अंकल एक पेन दो। और देखा उन्होंने, क्या बात, कहीं जॉब लग गई है? और जॉब लग गई तो मिठाई नहीं खिलाई। मैं कहा जॉब तो नहीं है लेकिन
एक अपना बिजनेस शुरू किया है एक कंपनी के साथ मिलकर। शाम को काम करते हैं हम सिर्फ शाम को, और मैं कहा आराम से 20-25 हज़ार बच जाता है। जैसे ज़्यादातर लोग अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड तो होते ही हैं, तो बोलता है यार कुछ हमारा भी करो यार, हम सारा दिन दुकान में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, 5-6 हज़ार से ऊपर बनता नहीं है कुछ। जैसे उसने ये बात बोली मैंने बड़े एक्साइटेड होकर इसको बोला, मैं अरे अंकल क्या बात कर रहे हो, मैं आप जैसी एज के वहाँ लोग 40-40 हज़ार कमा रहे हैं और आपसे भी कम एक्टिव, आप तो पूरे फिट हो जाओगे। मैं कहा मेरे तो दिमाग में नहीं आए। मैं कहा आप सीरियस हो, आपको करना है कुछ, मैं अभी बात करा सकता हूँ आपकी। कहते यार कुछ करा दे यार, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करती है। बहुत एक्साइटेड होकर बोला, साथ में तारीफ भी कि आप जैसे एक्टिव आदमी को तो फौरन रखेंगे कि काम क्या, कैसे, क्या नेचर, क्या काम का। मैंने कहा वो मैं आपको सब बताऊंगा, आप ये बताओ दुकान किस दिन बंद करोगे। मैं परसों बंद करो, चलो मेरे साथ, मैं अपने बॉस के साथ अपॉइंटमेंट कराता हूँ, पूरा काम देखो, मैं भूल जाओगे इस काम को। वो एक्साइटेड हो गया, मेरे साथ गया, देखा उसने और ज्वाइन कर लिया। वो आदमी जो सुबह से रात तक बिजी था, जो दुकान सुबह 7 बजे खोलता है, क्योंकि एक मोहल्ले की दुकानें ऐसी खुलती और रात 10 बजे बंद करता था, वो सिर्फ एक अच्छी अप्रोच की वजह से पूरी दुकान बंद करके गया मेरे साथ। तो फ्रेश मार्केट में आपकी प्रेजेंटेशन, आपका ड्रेस कोड, ये बहुत मैटर करता है। कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का एक शिकायत आता है या एक उनकी प्रॉब्लम होती है कि सर जब हम फोन उठाते हैं अप्रोच करने के लिए, तो फोन का रिसीवर हमें 20 किलो का भारी लगने लग जाता है, हमें सुझाई नहीं देता उससे बात क्या करें। वही दोस्त जिससे हम घंटों मजाक करते थे, उसी दोस्त को जब अप्रोच करने की बारी आ रही तो फोन ही नहीं मिलाया जा रहा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह की प्रॉब्लम बताते हैं मुझे। रीजन क्या होता है, उन लोगों के पास उस समय वर्ड्स नहीं होते, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा होता कि हम जनरल बात करते हुए से आखिर अप्रोच पे कैसे ले जाएं। तो शब्द नहीं होते तो वो कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो एक फॉर्मेट बनाया हमने, हालांकि कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अप्रोच करने में हेल्प कर सकता है। ओके, वो फॉर्मेट आप देखिए क्या है। ये फॉर्मेट सिर्फ आपको बातचीत शुरू करने का एक रास्ता दे सकता है। क्या फॉर्मेट है ये? FORM with 4 C. F for family, O for occupation, R for recreation, M for money. First C is control, second is curiosity, third is compliment, and fourth is कमिटमेंट। जब आप किसी को फोन करते हैं, जैसे आपने किसी दोस्त को फोन किया, देखिए मैं आपको फोन करके दिखाता हूँ। हाय सुधीर कैसा है? पहला वर्ड क्या है? क्या वर्ड है? फैमिली। बात हमेशा फैमिली से शुरू करो। इसके पीछे 2 कारण हैं। फैमिली में हम जब बात करते हैं तो हमें एक चीज फाइंड आउट करनी होती है, क्या इस गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का ये राइट टाइम है। राइट टाइम से क्या मतलब होता है? राइट टाइम से हमारा मतलब ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा गेस्ट के लिए इस समय कोई ऐसा जरूरी काम हो जो इस प्रेजेंटेशन से उसके लिए ज्यादा जरूरी हो। जैसे हो सकता है 2 दिन बाद उसकी बहन की शादी हो, वो शादी छोड़ के प्रेजेंटेशन देखने आएगा। जैसे हो सकता है कि उसके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कल लेंटर पड़ना हो, कंस्ट्रक्शन छोड़ के इसमें पैसे लगाएगा। या हो सकता है भगवान ना करे उसके घर कोई बीमार हो। तो राइट टाइम क्या होता है? वैसे राइट टाइम तो हम उसे बोलते हैं जब कोई ट्रांजिशन मोड में होता है। ट्रांजिशन मोड क्या होता है? जब आदमी अपनी प्रेजेंट जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होता है। जैसे ही वो अपने प्रेजेंट जॉब के बारे में फ्रस्ट्रेशन दिखाए कि मैं दुखी हूँ यार, मेरी जॉब छूटने वाली है या मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो वो उसका ट्रांजिशन मोड होता है। मतलब वो चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए। वैसे 90% लोग अपने ट्रांजिशन मोड में होते हैं। जब हम फैमिली की बात करेंगे तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये राइट टाइमिंग है या नहीं है। मैंने उसको फोन किया, हाय सुधीर कैसा है? उसने कहा ठीक हूँ। और घर में सब कैसे हैं? मम्मी कैसी हैं? सुनीता कैसी है? राजू कैसा है? दीपक कैसा है? अंकल कैसे हैं? जब मैं ये चीजें पूछ रहा हूँ, अगर उसकी सिस्टर की बाई चांस शादी है तो कहेगा यार सुनीता की तो 2 दिन बाद शादी है। या कोई बीमार है तो बोलेगा वो बीमार है। और अगर वो कुछ नहीं बोलता सब ठीक है तो मतलब हम भी ठीक है। यस, इट्स टाइम टू अप्रोच हिम। फैमिली के बाद हम सीधा आते हैं ऑक्यूपेशन पर। और बता क्या चल रहा है आजकल? ज्यादातर यही होता है ना, और क्या कर रहा है आजकल? अगला सवाल सीधा यही होता है। अब वो आपको बोलेगा कि बस मेरी अभी MBA कंप्लीट हुई है यार, मैंने अभी वो शुरू किया है जॉब। अच्छा कितनी सैलरी है? कहता 5000 रुपीज। नाउ इट्स टाइम टू गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट देने में नहीं चूकना चाहिए। अगर आप उसे कॉम्प्लीमेंट देंगे उसके काम के लिए तो वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। अगर आप उसके साथ गलत बात करेंगे तो वो भी गलत बात करेगा। ये नहीं कि उसने बोला मैं MBA कर रहा हूँ और मेरी 5000 सैलरी, आप सोच रहे हैं हमारे ऑफिस में तो लोग 50-50 हज़ार कमा रहे हैं, आपने उसे बोलना शुरू कर दिया बस कर ली पढ़ाई। MBA तो सड़कों पे धक्के खाते हैं, 5000 तनख्वाह लेके घूम रहा है। आज तुझे एक काम दिखाता हूँ 50,000 कमाएगा, वो वहीं चिढ़ जाएगा। बड़ी मेहनत करके उसने MBA की, उसकी 5000 सैलरी उसका अचीवमेंट है। अगर आप
मैं बता रहा हूँ एक एक करके, इसको जरूर नोट कीजिए। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कन्विक्शन एंड लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। कई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक समस्या ये आती है, जब वो किसी को अप्रोच करने लगते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो बिलो एवरेज है, यानी 3-4,000 सैलरी कमा रहा है, तो उसकी लिस्ट में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अबव एवरेज हैं, 15-20,000 सैलरी कमा रहे हैं, तो वो उन्हें अप्रोच ही नहीं करता। जब उनकी अपलाइन उन्हें कहती है ना अप्रोच करो, तो वो ये बहाना बना देता है, जब मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा ना, मैं तब इन्हें बुलाऊंगा। इट्स अ फुलिश स्टेटमेंट। आपके अंदर सेल्फ स्टीम होनी चाहिए। आप दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये सोचना कि लोग आके आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। इस दुनिया में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको आगे देखे कि आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ लोगों को बुलाओ, यही आपका काम है। जिस दिन आप बड़ी गाड़ी लेके निकलेंगे ना, उस दिन सभी आपको सलूट मारेंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी होते हैं जो मान लो अपर क्लास से हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या प्रोफेशनल लॉयर है। जब वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो अपने साथियों को इनवाइट करने से चकते रहते हैं कि कहीं वो आएंगे तो वो देखेंगे किस तरह के काम में पड़ गया है। वही बात आ जाती है कि आपने इस बिजनेस को कैसे एक्सेप्ट किया है। वो भी अपनी अपलाइन को ही कहते रहते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं तभी नहीं बुलाऊंगा। उनके हिसाब से वो जो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं IIT और मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। मैंने दिल्ली के सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। मैंने जब अपने कोलीग्स को इनवाइट किया तो उन लोगों ने मेरा भी मजाक उड़ाया। उनमें से 2-4 थे, वो देख के चले गए, उन्होंने सबको बता दिया, उन्होंने ग्रुप बना लिया, मेरा मजाक उड़ाते। लेकिन फाइनली क्या हुआ? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पहले कौन हंसा, इम्पोर्टेंट ये है कि बाद में कौन हंसा। आज भी वो लोग स्कूटर में घूमते हैं और मैं स्कूटर में घूमता हूँ। अगर मैंने इस बात की परवाह की होती कि वो लोग इस समय हंस रहे हैं, तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होता कि मैं उन पर हंस सकूं। यस, मुझे अपने भरोसे पे भरोसा था, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। जब आप इस काम को कर रहे हैं तो दिल से करें। देखो, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि जिस काम को हम करते हैं उसके लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं, धूप बत्ती करते हैं। जिस काम के लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं है, जिस काम में आपको लोगों को लाते हुए शर्म आ रही है, उस काम को मत करो। ओके? काम के लिए श्रद्धा होना चाहिए। मेरे लिए ग्लोबल कोलैबोरेटर एक मंदिर की तरह, एक टेंपल की तरह, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से मेरी सभी विशेष, मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आदमी मंदिर में क्यों जाता है? कुछ मांगने। यहाँ से वो सारी मांगे पूरी होती है। इसीलिए ग्लोबल कोलैबोरेटर हम, मेरे लिए तो एक टेंपल है, मंदिर है। आप भी डिसाइड करो कि आपके लिए क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक और मिस्टेक करते हैं, अपने गेस्ट का अपर हैंड सेट करके ले आते हैं। होना ये चाहिए कि ग्लोबल कोलैबोरेटर का अपर हैंड सेट हो। वो क्या करते हैं, गेस्ट का अपर हैंड सेट करके ले आते हैं। गेस्ट को जाके अप्रोच ही ऐसे करेंगे, मैंने एक काम शुरू किया सर, मैं चाहता हूँ आप उसे चल के देखें और मुझे बताएं कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। दिस इज मेजर मिस्टेक, कभी नहीं करना चाहिए। और ऊपर से आप उसका ऐसा अपर हैंड सेट करके लाए, वो समझने वाले एटीट्यूड से तो आए नहीं, वो तो समझाने वाले एटीट्यूड से आ गया। एक और बात, कभी भी अपने किसी ऐसे गेस्ट को अकेला इनवाइट मत करो जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जैसे 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिना एक दूसरे से डिस्कस किए कुछ काम नहीं करते, करते हैं तो एक साथ काम करते हैं। उन दोनों दोस्तों को एक साथ इन्वाइट करो। एक को इन्वाइट करोगे तो वो बाहर जाके उससे बात करेगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। कोई ऐसा बेटा है जो अपने पिता से पैसे लिए बगैर काम शुरू नहीं कर सकता, या पिता से डिस्कस किए बगैर काम शुरू नहीं कर सकता, दोनों को एक साथ बुलाओ। कोई ऐसा पति है जो अपनी पत्नी से पूछे बगैर कुछ नहीं करता, दोनों को एक साथ लाओ। यस, तो कोई भी ऐसा आदमी जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, उन्हें एक साथ इन्वाइट करो, चाहे वो खुद कुछ भी कहें। अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है, सर मुझे ही बता दो, मैं अपने पापा को अपने आप समझा लूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं काटते, बस आप मुझे ले चलो, वो नहीं आएंगे, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादातर ये गलती करते थे, उसे ले ही आते हैं। आपका गेस्ट नहीं जानता कि वो यहाँ क्या देखने वाला है और उसे बाहर नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आप तो जानते हैं। इसलिए अगर वो हाथ में गंगा जल लेके भी बोले ना कि मेरे पापा मान जाएंगे, आपको नहीं सुनना है। आप बोलो पापा के साथ है, नहीं तो रहने दे। जैसे आप ये स्टेटमेंट यूज करेंगे ना, नहीं तो रहने दे, उसके पापा समेत वो आ जाएंगे। आप डरे रहते हैं, यार ये तो आ रहा है, चल इसे तो दिखाऊं, और वही गलती होती है। थोड़ा कंट्रोल रखो अपने ऊपर और अपना एटीट्यूड पक्का रखो। उसे बोल चल छोड़, तेरे पापा नहीं आ सकते, मैंने यही 3,000 की नौकरी होती ना, और आप उसे ये बोलते कि अपने पापा को ले गया, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता, पापा क्या मम्मी भी साथ में आती है।
लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी ऐसे आदमी को अप्रोच कर रहे हैं जो किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे आप ऑफिस में नौकरी करते हैं, ये आपके ऑफिस में 20-25 लोग काम करते हैं और आपकी सब पे नजर है कि 25 के 25 लोग आने चाहिए, या आप किसी क्लब के मेंबर हैं, उस क्लब में 40-50 लोग हैं और आप चाहते हैं कि सारे आए, ओके, आप उन सबको इन्वाइट करना चाहते हैं। इसमें बड़े ध्यान से एमएलएम करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज इसमें सिलेक्शन। आपको इस ग्रुप में से सबसे पहले उस आदमी को सिलेक्ट करना चाहिए जो इस ग्रुप में लीडर हो, जिसकी रिस्पेक्ट हो, जिसे सब सुनते हो, ओके, और जिसे अपने ऊपर कंट्रोल हो, जिसे अपने डिसीजन खुद लेने आते हो, जो अपने ऊपर खुद भरोसा रखता हो। चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत आदमी आपने उस ग्रुप में से चुन लिया, देखने के बाद सबको बोल देगा और सारा ग्रुप नेगेटिव कर देगा। वो लीडर अगर जुड़ जाता है, उसके बाद उसके साथ डिस्कस करके अगला आदमी इसी तर्ज पे चुनो, जो बचे हुए हैं उनमें से सबसे बेहतर कौन है, और जो वो ज्वाइन होगा उसे उस लीडर के नीचे ही ज्वाइन करो, पैरेलल मत लगा देना। पैरेलल लगाओगे तो दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, सारा ग्रुप खत्म हो जाएगा और वो दोनों भी खत्म हो जाएंगे। तो ग्रुप में से जब कोई लोग आते हैं, उन्हें एक के नीचे एक लगाओ और बेटर से वर्स की तरफ सिलेक्शन लेके जाओ। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक के नीचे एक लगाना है।